या अल्लाह इज्जत रख लेना, ये मुझे देख ना ले हिटलर। वो मुंह के आगे किताब रखती हुई क्लास में दाखिल हो रही थी जब हाशिम ने खूनख्वार निगाहों से अपनी मनकूहा को देखा। कॉलेज में किसी को भी नहीं मालूम था वर्दा इसकी मनकूहा है। वो अपनी बर्थडे की ट्रीट देती कैंटीन पर ही आधा लेक्चर गुजार आई थी। मैडम वर्दा क्लास से दफा हो जाएं, ये वक्त है क्लास में आने का। सबने पहली बार प्रोफेसर हाशिम को इतने गुस्से में देखा था। पहले ही वर्दा को इस जबरदस्ती के शोर से चढ़ती आज तो मजीद गुस्सा आया। पूरा दिन वो कॉलेज में रोती रही। हाशिम के मना करने के बावजूद सबको बता दिया कि वो इसकी बीवी है। आधी रात को हाशिम गुस्से में कमरे में आया। बहुत गलत किया सबको बताकर। अब जरा तुम्हें मनकूहा से बीवी बना लो। कमरे को लॉक लगाते खींचकर सारी फैमिली वाले आगाजान के कहने पर आगाजान के रूम में मौजूद थी और सब सोच ही रहे थे कि आगाजान आज क्या फैसला करने वाले हैं। हैरत तो तब हुई जब आगाजान ने कहा कि वो चाहते हैं कि वर्दा का निकाह हाशिम से कर दिया जाए। ये बात सुनकर वर्दा की तो आंखें फैल गई थीं। ये क्या कह रहे हैं आगाजान, मुझे इस हिटलर से शादी नहीं करनी। वर्दा खामोश होकर बैठो। आगाजान क्या कह रहे हैं? अम्मा जान ने डांटते हुए इसे आंखें दिखाईं। लेकिन अम्मा जान मेरी बात तो सुने। वर्दा तुम अंदर जाओ, उठो जाओ यहाँ से। बड़ों के दरमियान तुम क्या कर रही हो? अम्मा जान ने डांटते हुए इसे वहां से उठा दिया था। वो मुंह बसोड़ते हुए उठ गई थी। आगाजान अपनी बात जारी रखें, वो तो बच्ची है। वर्दा के बाबा सर झटकते हुए बोले, हाँ तो मैं कह रहा था कि वर्दा का हाशिम से निकाह कर दो। घर की बच्ची घर में रहेगी। वैसे भी बाहर के लोगों पे मुझे एतबार नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वर्दा ब्याह कर किसी और के घर जाए। और बेहतर यही होगा कि तुम में से किसी को भी एतराज़ ना हो। और सलमा तुम जाकर वर्दा को समझाओ हाशिम से अच्छा लड़का इसे कभी नहीं मिलेगा। जी जी आगाजान आप ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। हम भी तो यही चाहते हैं कि वर्दा घर की बच्ची है और घर में ही रहे। अम्मा जान मुझे नहीं करनी इस हिटलर से शादी। आपको पता है ना घर में कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे जलील करने का। और तोड़ कॉलेज में भी हर वक्त जलील करता है। मुझे नहीं करनी इससे शादी। अब मना कर दे वर्दा, पागल मत बनो। तुम्हारी शादी होकर कल को बाहर चली जाओगी तो सोचो हमारा क्या होगा। आज तो आगाजान कह रहे हैं घर की बच्ची घर में रहेगी। इस तरह तुम हमारी नजरों के सामने तो रहोगी ना। नहीं मुझे नहीं करनी शादी, वो भी हाशिम से। आप मना कर दें वर्दा, जिद छोड़ दो। जो बड़ों का फैसला है वही होने दो। समझ आ रही है ना तुम्हें? और ये जिद छोड़ दो। तुम्हारे आगाजान फैसला कर चुके हैं और तुम्हारे बाबा ने जुबान दे दी है। इसकी माँ इसे समझा कर चली गई थी। वो भी मुंह बसोड़ कर बैठी हुई थी। अपनी बुक्स उठाए लॉन में चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर हाशिम कहीं से आ टपका था। क्या कर रही हो आपसे? मतलब जो भी कर रही हूँ, जाए यहाँ से। मेरे ख्याल से तुम्हें न्यूमेरिकल सही से नहीं आते। तुम्हें पता है ना तुम्हारे टेस्ट में भी कितने कम मार्क्स आए थे। दिल लगाकर क्यों नहीं पढ़ती? आपको शर्म नहीं आती? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। अब तो मैंने सुना है कि मैं हमेशा के लिए तुम पर सवार होने वाला हूँ। अभी दिखाओ ना मुझे क्या कर रही हो। इसके हाथ से रजिस्टर लेता हुआ बोला, मैं जो भी कर रही हूँ आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, निकाह की बात पर तो मैं इनकार कर दूंगी। मुझे आपसे निकाह नहीं करना। जब देखो मेरे सर पे सवार रहते हो। इधर चुपचाप बैठकर न्यूमेरिकल करो। वो इसके सामने बेंच पर बैठ गया था।
میں نہیں کروں گی۔ وہ ڈھیٹ بنتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ایک بار نکاح ہو جانے دو، پھر تمہیں سارے سبق سکھاؤں گا۔ اگنور کرنا کسے کہتے ہیں؟ ویسے بھی آغا جان نے بہت اچھا کیا جو گھر میں نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ اب ان کے نکاح میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ ہمیشہ کی طرح وردہ کو کبھی کبھار ہاشم کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا، اور آج بھی اسے ہاشم کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ وہ منہ بسورے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا وردہ صاحبہ، آج اتنا موڈ آف کیوں ہے؟ موڈ تو آف ہوگا نا، آئے دن اٹھا کے فزکس کے ٹیسٹ دے دیتے ہو۔ میں کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں دے رہی۔ کیوں تم ٹیسٹ کیوں نہیں دے رہی؟ تمہارے تو اچھے اچھے ٹیسٹ دیں گے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ بس مجھے نہیں ٹیسٹ دینا تو نہیں دینا، آپ کو اس سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھا کریں مسٹر کھڑوس نہ ہو تو۔ کچھ زیادہ ہی مجھ پر روب جمانے لگے ہو۔ اب روب تو جماؤں گا، آخر ہونے والا تمہارا شوہر ہو۔ نہیں چاہیے ایسا شوہر، پہلے استاد کم تھے جو اب شوہر بن کر بھی استادی کرو گے۔ ہاں تو میں کروں گا۔ چلو شاباش، بتاؤ تم نے کتنے نومیریکل یاد کیے ہیں؟ اور فزکس کی پریزنٹیشن سب کچھ یاد ہے نا تمہیں؟ ایک تو یہ فزکس میری جان کھا کے بیٹھ گئی ہے۔ آپ کی وجہ سے مجھے فزکس رکھنی پڑی تھی، اچھا تھا آرٹس رکھتی، سکون کی زندگی گزارتی۔ نہ آپ کا سامنا ہوتا نہ میرا سامنا ہوتا، نہ جانے کہاں سے گلے عذاب ڈال لیے۔ بس بس، بنا گاڑی کے اسپیڈ بڑھائی جاتی ہو، بولے جاتی ہو بڑبڑ بڑبڑ۔ اتنا لکھتی نہ اور پریکٹس کرتی تو اب تک نومیریکل آ جاتے۔ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ وہ منہ چڑھاتی ہوئی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، کام سے کام ہی رکھ رہا ہوں۔ اسٹڈی کے بارے میں تمہیں پتہ ہے میں تم سے زیادہ تر بات کرتا ہوں۔ وہ بھی چپ کر کے اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وردہ سے بات کرنا بالکل فضول ہے۔ وردہ تو اپنی اکڑ کے آگے کسی کی بھی نہیں سنتی۔ کالج پہنچنے کے بعد دونوں اپنی اپنی طرف چلے گئے تھے۔ وردہ تو جاتے ہی کلاس میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آج پہلی کلاس ہوئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ آج تھوڑا بہت الگ کیا جائے۔ ساری دوستوں کے ساتھ وہ مل کر کینٹین چلی گئی۔ اتنے میں ارباز ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو ارباز، کیسے ہو؟ وہ ہوا میں ہاتھ لہراتی ہوئی بولی۔ آئی ایم فائن، تم بتاؤ وردہ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بڑے دنوں بعد تم نے اپنی شکل دکھائی ہے۔ ہاں بس وہ میں بابا کے ساتھ کچھ کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے نا اگر تم زیادہ چھٹیاں کرو گے تو سڑک آف ہو سکتی ہے، تمہیں پتہ تو ہے ارباز کی فوج اتنی ہے کہ کوئی اسے چبا کر بھی سڑک آف نہیں کر سکتا۔ وہ شوخی سے کالر جھاڑتا ہوا بولا۔ سب کا ایک زوردار کہکا گونجا۔ اچھا کیا۔ کیا کھلا رہی ہو؟ وہ وردہ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کھلا رہی، آج پارٹی سارا دے رہی ہے، سارا کی برتھ ڈے ہے۔ جب میری برتھ ڈے آئے گی تو میں بھی پارٹی دے دوں گی۔ ٹھیک ہے ڈن۔ ہاں سارا بتاؤ کیا پارٹی میں دے رہی ہو؟ وہ سارے سارا کو ٹریٹ دینے کے لیے ایگری کر رہے تھے۔ آخرکار سارا نے انہیں ان کی پسند کی چیزیں منگا کر دیں۔ او شٹ اپ یار، تمہیں پتہ ہے آج ہاشم سر کی ڈیوٹی ہے، ڈسپلن ہیڈ پہ، اب کیا ہوگا؟ سارے ادھر بیٹھے مزے سے کھا رہے تھے۔ ان کی کلاس فری بھی تو ہوئی، انہیں کینٹین میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر میں ڈرتی تھوڑی ہوں آپ کے اس کھڑوس سر سے، وردہ ہاتھ ہلاتی ہوئی بولی۔ اتنے میں ہاشم ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ ہاشم نے اشارے سے اسٹوڈنٹس کو چپ کروا دیا تھا۔ ہاں کھاؤ کھاؤ، عیش کرو، سب آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی ہاشم سے، مجھے تو زوروں کی بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کھاؤں گی میں تو۔ وہ تو نوالے پہ نوالا بنائے منہ میں پیزا ڈالے جا رہی تھی، چبا چبا کر ساتھ کولڈ ڈرنک کے سپ لے رہی تھی۔ آہا، ہماری کینٹین کا پیزا تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت اچھے سے شیف رکھے ہوئے ہیں کالج والوں نے، انہیں داد دینی چاہیے، صرف اور صرف پروفیسر ہی خروس رکھے ہوئے ہیں۔ ہاشم تو کچن میں کام کو ہی دینا چاہیے تھا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے ہاشم کو نہ کوکنگ کروانی چاہیے، اپنا سارا غصہ مرچیں کاٹنے پہ نکالے، پیاز کاٹنے پہ نکالے۔
जो बेचारे स्टूडेंट्स में निकालते हैं हम। हाशिम ने पीछे से खांसी की। ओह तो अच्छा, क्या कह रही थी आप? मिर्ची प्याज काटने पे गुस्सा निकालो। फिलहाल तो तुम्हारी जैसे मिर्चों को सेट करना पड़ेगा। वर्दा मैडम, आपको पता भी है कि ये सब कुछ डिसिप्लिन के खिलाफ है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे सर, आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लास फ्री है और फ्री क्लास में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास फ्री है इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कॉलेज की कैंटीन में आकर पार्टियां करें। आपको किसने इजाज़त दी है? अभी के अभी फ़ाइन भरना पड़ेगा आपको। और आप ये जो उल्टी स्टूडेंट्स को हरकतें सिखा रही हैं ना, ये आपकी बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती हैं। आप अपने बड़ों की इज्जत करती हैं। आप तो ऑफिस में तशरीफ़ ले आए ना, आपको प्रिंसिपल के सामने पेश करता हूँ। तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आता, बदतमीज़ी पे उतर आती हो। वर्दा की ऑफिस में भी अच्छी खासी इंसल्ट हुई थी। बाकी तो स्टूडेंट इसके साथ पार्टी कर रहे थे, इन सब की बख्शी हो गई थी, मगर वर्दा ही क्यों सबकी नज़रों में आई थी? क्योंकि वो सबको बढ़ा चढ़ाकर हाशिम के खिलाफ कर रही थी। हाशिम को गुस्से में घूर रही थी और कह रही थी, घर जाकर मैं तुम्हें देख लूँगी। हिटलर कहेंगे, बहुत जलील करते हो ना तुम मुझे, और बड़ा शौक है ना मुझसे शादी करने का। सबका बदला लूँगी। वर्दा घर आई तो इसकी माँ ने इसके सर पर बम फोड़ दिया था और वर्दा जल्दी से यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करो, हम लोगों को जाना है शॉपिंग के लिए। माँ जी, किस चीज़ की शॉपिंग के लिए जाना है? तुम्हारे आगा जान ने अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह रख दिया है और इतनी जल्दी तैयारियां करनी है, इसलिए इनका कहना है कि तुम अपनी पसंद के कपड़े वगैरह बनवा लो। क्या शादी करनी अभी ज़रूरी थी? अरे बुद्धू लड़की, शादी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा निकाह हो रहा है, और थोड़ी सी तो मेच्योर हो जाओ। वैसे आप मेरे साथ ना जुल्म कर रही हैं, अल्लाह पूछेगा आपसे। माँ जी, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। बाहर जाती ना तो तुम्हें पता चलता बाहर बड़े ससुराल कैसा होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर सबको लगती है, और वैसे भी हाशिम जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। हाँ जी, बदकिस्मती से मेरी किस्मत ही फूट गई है। हाशिम के साथ ज़्यादा बड़बड़ मत करो, जाओ चेंज करो और फिर फ़ौरन नीचे आओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। क्या मुसीबत है, एक तो घर वाले बिना अल्लाह ताला ने आफत से कम नहीं दी है। वो बड़बड़ करती हुई रूम में चली गई थी। वर्दा थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आई तो वो शॉपिंग के लिए निकल गए थे। अल्लाह अल्लाह करके हफ्ता भी आन पहुंचा था। वर्दा ने सफ़ेद कलर का गरारा पहना हुआ था, ऊपर रेड शॉल पर बड़ा सा हाशिम की दुल्हन लिखा हुआ था, जो इसे उड़ाई गई थी। बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। हाशिम से वो 7-8 साल छोटी थी, मगर बातें 10 साल बड़ी अम्मा जितनी करती थी। दोनों का निकाह हो चुका था। इन दोनों का कपल बेहद खूबसूरत लग रहा था। आगा जान ने दोनों को प्यार किया था और दुआ दी थी कि वो हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। ज़ाहिरी तौर पर तो वो मुस्कुरा रहे थे। जब भी वर्दा की हाशिम पर नज़र पड़ती तो मुंह बसोर कर दूसरी तरफ कर लेती थी। अब जितना भी मुंह बसोरो, सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है तुम्हें। वर्दा बीबी, बीबी किसको कहा? आप खुद होंगे बीबी, बुजुर्गों को बीबी बोलते हैं, समझ आई? मैं तो भी आपसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे बच्ची बोला करें, समझ आई? हाँ, इतना भी बड़ा नहीं हो तुमसे, और तुम भी कोई बच्ची नहीं हो। न जाने क्या घर वालों को पड़ी हुई है, इस हिटलर से मेरा निकाह करवा दिया। वो दोनों आपस में बच्चों की तरह नटखट कर रहे थे। अपने रूम में बैठी निकाह वाली ज्वेलरी उतार रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो इसे लगा था कि शायद अम्मा जान आई हैं। आ जाए अम्मा जान, थोड़ी सी हेल्प ही कर दें, थक गई हूँ। वो दूसरी तरफ मुंह किए मुसलसल अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी, जब वो पीछे आकर खड़ा होकर खांसने लगा और वो इसे देखकर चिढ़ रही थी। कोई शर्म हया नाम की चीज़ है आप में? प्रोफेसर साहब किसी के भी रूम में मुंह उठा के आ जाते हैं। जी, मैं मुंह उठा के नहीं आया, बल्कि अपनी वाइफ के रूम में आया हूँ, और मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था।
जो मैं तुम्हें देना भूल गया था। हाय अल्लाह, दीजिए मेरा गिफ्ट और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। वो जल्दी से हाथ बढ़ाते हुए बोली। बचपन से इसे गिफ्ट लेने का तो बहुत शौक था। नाना, ऐसे थोड़ी गिफ्ट मिलता है, बदले में मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए ना। मैं नहीं दे रही गिफ्ट, जाए ले जाए अपना गिफ्ट भी और निकले यहाँ से। इसे पीछे से धक्के देने लगी, मगर अगले पल हाशिम ने इसे अपने हसार में ले लिया था। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हैं कितने, छोड़े आप छिछोरी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ नहीं आती। गिफ्ट तो अब मुझे देना पड़ेगा तुम्हें। क्या गिफ्ट लेना है? जाओ यहाँ से, मुझे कोई गिफ्ट ना देना, ना लेना है। मुझे तो अपनी खूबसूरत सी वाइफ से खूबसूरत सी मीठी सी किस चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं, जाए यहाँ से। वो फौरन इससे दूर होती हुई बोली। नहीं, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। वो भी ढीठ बना हुआ था। अगले ही पल अपने लब इसकी पेशानी पर सब्त कर गया था। इसकी हरकत पर वर्दा बर्फ की मानद ठंडी हुई थी। इसकी सांसें उखड़ने लगी थी। हाशिम ने इसे आज़ाद करते हुए एक मखमली सी डिबिया से रिंग निकालकर इसके हाथ में पहनाई। ये रिंग कभी भी मत उतारना, ठीक है? मैं उतार दूंगी, उतार कर बल्कि फेंक दूंगी। जाओ यहाँ से। तुम उतारना तो फिर अपनी शामत देखना, अपनी हालत की खुद जिम्मेदार होगी तुम। लड़की, हाँ हाँ जाओ यहाँ से। इससे परे धकेलते हुए दरवाज़ा बंद कर गई थी। बदतमीज़ कहीं का। वैसे तो कॉलेज में इतने दर्स देता है और यहाँ फजूल इंसान मेरा दिमाग ख़राब करके रख देता है। ये लड़का भी नहीं, बुजुर्ग है। पता नहीं आगा जान ने क्या सोचकर इस इंसान से मेरी शादी करवा दी। वो मुंह में बड़बड़ करती हुई अपनी ज्वेलरी समेटने लगी थी। निकाह के बाद आज वो दोनों फिर से साथ कॉलेज जा रहे थे। वर्दा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो ड्राइव करता हुआ बोला। जी फरमाए, सुन रही हूँ। कान सलामत है मेरे। तुम कोई भी बात सीरियस होकर नहीं सुन सकती क्या? और हाँ, एक बात याद रखना, कॉलेज में किसी को मत बताना कि तुम मेरी वाइफ हो, ठीक है? क्यों जी, अब ये भी पाबंदी है क्या? मैं तो सबको बताऊंगी, बल्कि चीख चीख कर बताऊंगी। नौकर नहीं हूँ आपकी। फिर देख लेना, अगर मुझे पता चला ना कि तुमने किसी के सामने ज़ुबान खोली है, तो फिर मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि दुनिया देखेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप? हाशिम ने फ़ौरन से गाड़ी रोक दी थी। तुम बेहतर जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो इसके नहायत करीब होते हुए बोले, जिससे वर्दा की धड़कनें तेज़ हुई थीं। अब मुझे बताओ, तुम बताओगी सबको? इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। हाँ बताऊंगी। वो फिर भी आगे से जले हुए लफ्ज़ बोलने लगी। तो फिर ठीक है। वो इसके मज़ीद करीब हुआ था। अगले पल वो आंखें बंद करके कहने लगी, नहीं बताऊंगी, खुदा की कसम किसी को नहीं बताऊंगी। दूर हो जाएं, कुछ तो ख्याल कर लें, सड़क पर खड़े हैं हम। वो एक ही सांस में कितनी बातें बोल गई थी। गुड गर्ल, आइंदा जब भी तुमने कोई ऐसी हरकत की तो बहुत बुरी सज़ा दूंगा, याद रखना। और अब तो तुम मेरी वाइफ भी हो ना, तो भूलना मत ये बात। हाँ हाँ नहीं भूलती। जलील मत करें, ड्राइव करें। देर नहीं हो रही आपको? असम्बली से पहले मुझे कॉलेज पहुंचना होता है। हाँ ले जा रहा हूँ भाई, ले जा रहा हूँ। कॉलेज में पहुंचने के बाद दोनों अपनी अपनी राह को चल दिए थे। वर्दा ने इरादा कर लिया था कि आज वो बिल्कुल भी हाशिम की क्लास में नहीं जाएगी। अगर वो इस पर रोब जमाता है तो वो भी इस पर वाइफ होने का और इसे बताएगी कि किसी को डराना धमकाना होता क्या है। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और वो दोस्तों के साथ फिर से कैंटीन में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चली गई थी। यहाँ तक कि आज फिर किसी सर की ड्यूटी थी। इसे कोई फिक्र नहीं थी। इसे सोच लिया था कि वो कोई भी उल्टी हरकत करेगी तो हाशिम इससे बचा लेगा। आखिर इसकी वाइफ है, इतना तो बनता है। अरबाज जो इसका इतना क्लोज दोस्त था, हाशिम को सख्त चिढ़ थी इससे। अरबाज, सारा, वर्दा और सामिया चारों क्लास से गायब थे। खैर, हाशिम इग्नोर करते हुए अपना लेक्चर देने लगा था। लेक्चर देने के दौरान इसकी मुसलसल सोच उधर ही जा रही थी। जब आधा लेक्चर गुजर गया था,
10 मिनट का लेक्चर बाकी था तो वो चारों क्लास में दाखिल होते नजर आए। इन्हें देखकर हाशिम फट पड़ा था। बाकी तीनों तो अंदर बैठ गए थे मगर वर्दा को इसने अपनी डांट का निशाना बना लिया था। मिस वर्दा, दफ़ा हो जाएं आप तो बाहर। आइंदा मेरी क्लास में बैठने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। हम लोग इतने फजूल हैं यहाँ पे कि आपको पढ़ाने आते हैं और आपकी फजूल रसूमात ही नहीं ख़त्म होती। दफ़ा हो जाए मेरी क्लास से। वर्दा ने 2-3 बार सॉरी भी कहा था मगर हाशिम के सर पर तो गुस्सा सवार था। मैं क्या कह रहा हूँ? आई सेड गेट आउट, लीव मी आउट, जल्दी से आउट हो जाए। वर्दा मोटे मोटे आंसू गिराती हुई क्लास से बाहर चली गई थी। वर्दा छुट्टी टाइम तक यूं ही रोती रही थी। इससे मालूम नहीं था कि हाशिम के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। वो तो अपनी मासूम हरकतों से सबका दिल जीतती रहती थी और ऐसा कैसे हो सकता था कि हाशिम इसके साथ ऐसा करता। सबके सामने इसे जलील कर डाला था। इसने भी गुस्से में हर एक स्टूडेंट को बता दिया था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि मैं इसकी होने वाली वाइफ हूँ और मेरे साथ इसका निकाह भी हो चुका है। इसे गुस्सा तो इसी बात का था, आज हाशिम ने इसे सबके सामने क्यों डांटा था। इसलिए इसने अपना पोल सबके सामने खोल दिया था और हर कोई हाशिम से पूछ रहा था कि सर, आपने सच में वर्दा से शादी कर ली? अगर वो आपकी वाइफ है तो आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। हाशिम को गुस्सा आया था। ये मेरा और वर्दा का पर्सनल मैटर है। बीवी होगी तो वो घर में होगी मगर स्कूल में वो इस वक्त कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के सिवा कुछ नहीं। और बेहतर यही होगा कि तमाम स्टूडेंट मुझसे सवाल करने के बजाय अपनी स्टडी पर फोकस करें। वो हमेशा की तरह संजीदा था और पढ़ाई के मामले में हाशिम को वर्दा पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि वर्दा ऐसी बच्चों जैसी हरकत करेगी। जब से वो छुट्टी से वापस दोनों साथ गए थे तो गाड़ी में खामोशी थी क्योंकि वर्दा को अपनी बात का गुस्सा था और हाशिम को अपनी बात का। दोनों में कोई बातचीत ना हुई। हाशिम ने सोचा था कि वर्दा शायद सॉरी बोले और वर्दा ने सोचा था कि हाशिम सॉरी बोले, मगर दोनों ने अना का मसला बनाकर एक दूसरे को बिल्कुल भी सॉरी ना बोला था। वर्दा रात के वक्त रूम में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी जब दरवाज़ा ज़ोर से बजा। वर्दा ने पूछा, कौन है? तमीज़ नहीं क्या दरवाज़ा बजाने की? लेकिन वो मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। वर्दा ने जब गुस्से में दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था। क्या मसला है? यहाँ क्या लेने आए हैं आप? अभी कोई बेइज्जती बाकी रह गई है जो वो करनी मेरे रूम तक आ पहुँचे हैं। अगले पल इसे झटका देकर दरवाजे से हटाता हुआ वो दरवाजे को लॉक कर चुका था। आपने क्या हरकत की है? दरवाज़ा खोलें। मैं कह रही हूँ हाशिम, दरवाज़ा खोलें। नहीं खोलूँगा दरवाज़ा। तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों के सामने शो ऑफ करने का कि तुम मेरी वाइफ हो। जब मैंने मना किया था, बकवास की थी, तो तुमने सबके सामने क्यों ये बात खोली? और आपने जो मेरी इज्जत का कचरा कर दिया सबके सामने, वो क्या था? तुम बच्ची नहीं हो। मैंने तुम्हें समझाया था और तुमने मेरे समझाने के बावजूद वही हरकत की थी। और मैंने कॉलेज में तुम्हें जिस बात से डांटा था वो तुम्हारी भलाई के लिए थी। तुम क्लास बंक करके इधर उधर जाकर पार्टियां मना रही हो और स्पेशल अरबाज। आइंदा मैंने तुम्हें अरबाज के साथ देखा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। और तो और असल गुस्सा अरबाज का है। जो आप निकाल रहे हैं वो मेरा दोस्त है। मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर आप भी तो अपनी फीमेल कोलीग के साथ बैठते हैं ना। हाँ, वो भी इस तरह मेरा क्लासमेट है, क्लास फेलो है, क्लास फेलो है। आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके आगे ज़ुबान पे ज़ुबान चलाए जा रही थी। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनने का। हाँ, तो आप खुद ही बात बात में कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी वाइफ हो। अगर मैंने इस बात का इकरार कर लिया तो फिर ठीक है ना, वाइफ हो तो फिर वाइफ वाला मुझे हक पे दो। वो कदम बढ़ाते हुए इसके करीब आ रहा था। वो शिशत सी होती पीछे हुई सोफे पर गिरी थी। अगले पल हाशिम इसके ऊपर झुका था।
वर्दा की धड़कनें तेज होने लगी थी। आंखों में अजीब सा खौफ था। मोटे मोटे आंसू इसकी गालों पर तैरने लगे थे और वो लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। हाशिम ने आहिस्तगी से अपने लब इसकी पेशानी पर जब्त कर दिया था। वो रोते हुए आंखें मीच गई थी। अगले पल वो इससे दूर हो गया था। इतना बुरा नहीं जितना बुरा तुम मुझे समझने लगी हो। मत किया करो ऐसी बच्चों जैसी हरकतें। वो इसे प्यार से समझाने लगा था। अगले पल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। आप बहुत बुरे हैं। आपको आज ज़रा ख्याल नहीं आया आपने मेरी कितनी बेइज्जती की है। मैंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी बेइज्जती की है और कल मैंने तुम्हें समझाया था कि क्लास छोड़ के तुम पार्टियां नहीं किया करो। तो बंदा आराम से भी तो कहता है ना। आपने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। अच्छा सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। समझ आ रही है तुम्हें? वो इस बात में सर हिलाने लगी। चलो अब रो मत। वो आहिस्तगी से इसके गाल से हिलाता हुआ इसे हौसला देने लगा था। बच्ची नहीं हो तुम, इसलिए खुद समझदार हो और ऐसी हरकतें ना किया करो। वो भीगी हुई आंखों से इसे देख रही थी। इसी पल इसको हाशिम एक फरिश्ता ही लग रहा था। इसे समझाने के बाद रूम से चला गया था। वो काफ़ी देर बैठी हुई हाशिम के बारे में सोचती रही थी, मगर अगले पल इसके दिमाग में भी फिर से शैतानी आइडियाज़ आने लगे थे। इसे सोच लिया था कि हाशिम को अरबाज से चिढ़ है और वो अब इसे मज़ीद चिढ़ाया करेगी। वो कहाँ भला बाज आने वाली थी अपनी हरकतों से। अगले दिन फिर ब्रेक के वक्त इसको जब मालूम हुआ कि हाशिम ने इस पर नज़र रखी हुई है, जानबूझकर वो अरबाज के साथ कैंटीन में कॉफ़ी पीने चली गई थी। हाशिम भी कैंटीन में कॉफ़ी लेने पहुंच गया था। इसे देखकर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। वो समझ चुकी थी कि हाशिम को इस पर गुस्सा आ रहा है। वो अब अपनी हर बात का बदला इस तरह लेने लगी थी। हाशिम वक्ती तौर पर अपना गुस्सा पी गया था और इसे इग्नोर करने लगा था, मगर वो फिर से अब नोट करने लगा था। आज 1 हफ्ता हो गया था वो मुसलसल अरबाज के पीछे थी। अरबाज इसे बिल्कुल भी वर्दा के लिए ठीक नहीं लगता था। अरबाज की नज़रें वो पहचान जाता था। वहाँ वो कुछ बुक्स देख रही थी। हाशिम को भी ज़रूरी काम से लाइब्रेरी जाना पड़ा था। छुट्टी होने में अभी 10-15 मिनट ही बाकी थे। वर्दा लाइब्रेरी में मुसलसल किताबें खोज रही थी। वो किसी नॉवल वाली बुक को तलाश कर रही थी और हाशिम कोर्स की किताबों के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस ढूंढने आया था, मगर दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों लाइब्रेरी में एक साथ मौजूद हैं। देखते देखते लाइब्रेरी खाली हो गई थी। वो दोनों इतने मगन थे कि बुक्स ढूंढते ढूंढते पीछे वाली कैबिन में चले गए और पीछे वाली कैबिन में जाते ही दोनों का आमना सामना हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या लाइब्रेरी में लेने आई हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी लाइब्रेरी में नहीं देखा। हाशिम इसे यूं लाइब्रेरी में देखकर हैरान हुआ था। वर्दा ने फौरन से बात बदल दी कि वो कुछ ज़रूरी बुक्स देखने आई थी। अगर वो हाशिम को बता देती कि वो लाइब्रेरी में नॉवल ढूंढने आई है तो वो खूब इसकी वाट लगा देता। आप क्या लेने आई हैं? मैं ज़रूरी बुक लेने आया हूँ। बाहर से बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी। लाइब्रेरी की खिड़कियाँ हिल रही थी। वो मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से बाहर निकलते हैं। दोनों इतने मगन हो गए थे कि छुट्टी हुए आधा घंटा हो चुका था और लाइब्रेरी भी शायद बंद हो चुकी थी। वर्दा भागती हुई दरवाजे की तरफ गई, मगर दरवाजे को देखकर यूं परेशान हो गई थी। हाशिम ने बोला, परेशान मत हो, अभी दरवाज़ा खुल जाएगा। वो कॉल करता गार्ड को, मगर मुसलसल सिग्नल ऑफ जा रहे थे। मौसम ख़राब होने की वजह से वर्दा का तो खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे जैसे बादल गरजते थे तो वैसे वैसे खिड़कियां हिलती थीं। इनको तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे लाइब्रेरी में फंसे हुए। हाशिम कब से इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। अब तो वो डर के मारे कांप रही थी। यहाँ तक कि हाशिम का बाजू पकड़ रखा था। प्लीज़ इधर मत होइएगा, मुझे लगता है इधर चुड़ैलें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना।
वरदा कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई कॉल पिक करता है फ़ौरन निकल जाएंगे। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो मज़ीद इसके करीब होती जा रही थी। इस दौरान ज़ोर ज़ोर से बादल गरजे और बारिश की आवाज़ आ रही थी। वो डरती हुई इसके सीने से लग गई थी। इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। हाशिम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाशिम प्लीज़। वो धारे मार कर रोने लगी और इसकी पुश्त सहलाने लगा था। मैं तुम्हारे पास हूँ वरदा, कुछ भी नहीं होगा, ये तो बस मौसमी सूरत हाल की वजह से हो रहा है, परेशान मत हो। वरदा खौफ के मारे इसमें खुद को भींचे हुए थी और डर से आंखें भी नहीं खोल रही थी। लाइब्रेरी में तकरीबन अंधेरा छा चुका था और लाइट भी ऑफ थी। हाशिम ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी। वो बस डर के मारे इससे दूर भी नहीं हो रही थी। उसने इसे रास्ता दिया और कहा कि नीचे बैठ जाओ। वो फर्श पर बैठे हुए इसके साथ चिपकी रही थी। न जाने कब वो नींद की वादियों में चली गई थी। हाशिम ने उसका सर अपनी गोद में रखा और अपना कोट उतारकर इसके ऊपर दे दिया था। रात के 12 बज चुके थे। वो तो सो चुकी थी, मगर हाशिम बहुत थकावट महसूस कर रहा था। अगर इसकी आंख लग जाती तो इसे डर था कि वो जाग गई तो वो फिर डरेगी। इसी खौफ से वो भी इसकी वजह से जागता रहा था। वरदा की अचानक से आंख खुली तो इसने देखा कि हाशिम जाग रहा है, मगर अब लाइब्रेरी की लाइट्स ऑन थी। हाशिम वो उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ है? वरदा सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो आहिस्तगी से इसके बालों को सहलाता हुआ बोला। हाशिम हम बाहर तो निकल जाएंगे ना, बस तुम परेशान मत हो। अब तो मेरा मोबाइल भी ऑफ हो चुका है, तुम सो जाओ। नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। आपको नींद आई है क्या? मुझे नींद नहीं आई, बल्कि वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रही है। खाना नहीं ना खाया? वरदा को फ़ौरन से याद आया कि इसने बैग में बिस्किट्स और कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी। वरदा ने फ़ौरन से बैग की जिप खोली और हाशिम को अंदर से जूस, बिस्किट और लेस वाले पैकेट निकाल के दिए। आप ये खा लेना, आपको भूख लगी हुई है, पहले आप जूस पी लें। इसकी तरफ प्यार से देखा। वैसे हो तो तुम थोड़ी बहुत समझदार, पता नहीं बच्चों वाली कैसी हरकतें करती हो। मैं जी बहुत समझदार हूँ, खानी है तो खाओ, नहीं तो मैं खुद खा लूँगी। इसके आगे करती हुई पीछे कर गई थी। हाशिम को इस वक्त बहुत भूख लगी थी। इसने इससे वो चीज़ें ले ली। हाशिम ने आधा जूस पीने के बाद इसकी तरफ बढ़ाया तो वो फ़ौरन जूस पीने लगी थी। इसे बहुत क्यूट लग रही थी, तो इन्होंने वो चंद बेकरी की चीज़ें खाकर पेट भरा था। वो फिर से इसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। अब तो हाशिम भी लेट चुका था। प्लीज़ मत कहीं जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा, बस मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम परेशान मत हो। इनकी आंख लग गई थी। घर वाले अलग से परेशान थे कि हाशिम और वरदा का कुछ पता नहीं है। कॉलेज से भी पता करवाया, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। गार्ड ने जब सुबह हाशिम की गाड़ी वहां खड़ी देखी तो चौंक गया। ऐसे फौरन याद आया कि कल इसने छुट्टी वक्त हाशिम को तो बाहर जाते हुए नहीं देखा था। अब इसके घर वालों की शिकायत आ रही थी। अब तो कॉलेज में हलचल मच चुकी थी। ये क्या हो रहा है? अल्लाह ना करे हाशिम को कुछ हो गया या वरदा को, वो पूरा इदारा बदनाम हो जाएगा। इधर उधर इनकी तलाशी करने लगे थे। सीसीटीवी फुटेज चेक की तो दोनों को लाइब्रेरी की तरफ ही जाते हुए देखा गया था, मगर बाहर आते हुए किसी ने ना देखा था। वो लाइब्रेरी की तरफ भागता हुआ आया। लाइब्रेरी को ओपन किया था तो इसका दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर हाशिम फ़ौरन से जाग गया और वरदा को उठाने लगा। वरदा भी बंद आंखों के साथ उठ खड़ी हुई। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलते हाशिम तो फट पड़ा था। पूरे स्टाफ पर वो बरस पड़ा था। कल मौसम भी बहुत ख़राब था और इतनी बारिश में अगर वो वरदा अकेली होती तो वो सब पर गुस्सा हो रहा होता, खासकर डिसिप्लिन हेड पर कि इन्हें तो जाते हुए हर क्लासरूम को चेक करना चाहिए।
बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, पर कॉलेज आते हैं और हम बच्चों को बिना चेक किए दरवाजे बंद कर देते हैं। आज तो वर्दा के साथ वो था, कल को खुदा ना ख्वास्ता अगर वर्दा अकेली होती या कोई और बच्ची अकेली रह जाती तो कसूर हमारा नहीं, कसूर फिर इदारे का होता है और हमारा इदारा बदनाम हो जाता। सब ने हाशिम से माफ़ी मांगी और हाशिम से सॉरी किया था। हाशिम फ़ौरन से वर्दा को लेकर घर चला गया था। घर आता देखकर अम्मा जी, आगा जान सब ने सुख का सांस लिया था। शुक्र है वर्दा और हाशिम दोनों ठीक ठाक हैं। दिले दिल में वर्दा भी हाशिम को पसंद करने लगी थी। चुपके चुपके से इसे हमेशा देखा भी करती थी और ये बात हाशिम भी नोट कर चुका था कि वर्दा इससे मोहब्बत करने लगी है, मगर वो जानबूझकर वर्दा को चिढ़ाने लगा था। आज फिर वर्दा ने वही काम किया जो हाशिम को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरबाज और वर्दा दोनों कैंटीन में बैठे खा रहे थे। जब हाशिम को किसी स्टूडेंट ने आकर इत्तला दी तो हाशिम गुस्से में लेक्चर छोड़कर सीधा कैंटीन की तरफ चला गया था। कैंटीन इसने जाकर देखा वो वर्दा को बड़े प्यार से बिस्किट खिला रहा था। ये देखकर इसके तन बदन में आग लग गई थी। वो इसके करीब गया और गुस्से से इसे गिरेबान से पकड़ लिया था। यहाँ तुम क्या करने आते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम स्टडी करने आते हो या फिर यहाँ ये ड्रामे रचाने आते हो? हाशिम पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? तुम दूर रहो। ना चाहते हुए भी इसने वर्दा को दूर धक्का दिया और अरबाज के मुंह पर 3-4 मुक्के जड़ दिए थे। वर्दा जोर से चेयर पर लगी थी, जिसकी वजह से इसके हाथ पर चोट लग गई थी। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, आइंदा तुम किसी भी लड़की के आसपास नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो इसे गिरबान से पकड़ता हुआ इस पर बरस रहा था। आंखें अंगारा हो रही थी। तमाम लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। फ़ौरन से प्रिंसिपल को इत्तला दी गई तो प्रिंसिपल वहाँ पहुँच गया। सबके सामने बीच बचा हुआ वर्दा अपने हाथ को पकड़कर रो रही थी, जिससे खून बह रहा था। हाशिम को जब वर्दा का ख्याल आया तो वो फ़ौरन से आसपास आया। वर्दा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अरबाज अच्छा लड़का नहीं है, इससे दूर रहा करो। आप बहुत बुरे इंसान हैं। वो ये कहती हुई वहाँ से चली गई थी। हाशिम ने छुट्टी टाइम गाड़ी में घर जाते हुए भी इससे माफ़ी मांगी थी, मगर वर्दा ने इसे कोई जवाब नहीं दिया था। हाशिम ने घर जाकर आज वाला वाक़या आगा जान को बताया। आगा जान ने फ़ौरन से फैसला कर लिया था कि वो अब कुछ महीनों में ही इन दोनों की शादी करवा देंगे। जैसे वो वर्दा के इम्तिहान ख़त्म होंगे, वर्दा की FSC के इम्तिहान कंप्लीट होने वाले थे। वो अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ थी, इसलिए वो किसी को टाइम नहीं दे पाती थी। हाशिम का और वर्दा का कमी सामना होता था। आज वर्दा आखिरी पेपर देकर आई तो आते ही रूम में औंधे मुँह लेट गई थी। हाशिम इससे खैरियत मालूम करने इसके रूम में भी आ गया। हाशिम ने दरवाज़ा नॉक किया, मगर वो बेखबर लेटी सो रही थी। आहिस्तगी से रूम में आ गया। काफ़ी देर बैठा रहा, मगर वर्दा तो दुनिया जहां से बेखबर अपनी दुनिया में मगन थी। इसके खराटों की आवाज़ें आ रही थीं। अब हाशिम बेजार होकर इसके करीब बेड पर आया और इसे हिलाकर उठाने लगा। वर्दा, उठो, सोने देना। वो मुंह में बड़बड़ाती, सोने देना, मगर अगले ही पल हाशिम ने फिर इसे ज़ोरदार झंझोड़ा। हाशिम के ऐसे झंझोड़ने पर वो झटका खाकर उठ बैठी थी कि क्या मसला, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वो इसे यूँ अपने रूम में देखकर बड़स पड़ी थी। कैसे हुए पेपर? कितने दिनों बाद तुम्हारा सामना हो रहा है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। हाँ, पता है, आप जितना मुझे मिस करते हैं ना, वैसे भी जान छूटी रही होगी। कॉलेज में आपको जलीली करती हूँ ना। ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाने आया हूँ। कैसी गुड न्यूज़? वो माथे पर बल डाले बोली, पहले मुझे बताओ तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए हैं? बस जान छूट गई, जैसे भी हुए हैं। आप मुझे गुड न्यूज़ बताएं जल्दी। क्या गुड न्यूज़ है? वर्दा, हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है कि आगा जान ने हमारी शादी की डेट फिक्स कर दी है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तुम्हें पता है, वैसे भी कॉलेज से मुझे छुट्टियां हैं। क्या वो मुंह खोले ऐसे कहने लगी तो क्या मतलब? तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी तो है, मगर इतनी भी क्या जल्दी है? अब आगा जान को मना भी तो कर सकते थे ना।
دیکھو وردہ، میں اور انتظار نہیں کر سکتا. ویسے بھی میں کون سا تمہاری اسٹڈی رکوا رہا ہوں؟ اسٹڈی کی بات نہیں ہے ہاشم، اتنی جلدی میں ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی. دیکھو نا وردہ، وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، پلیز تم پریشان مت ہو، میں تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، بس تم شادی کے لیے ہاں کر دو. وردہ تو اس کا یوں رویہ دیکھ کر موم ہو گئی تھی اور اسبات میں سر ہلاتی ہوئی آہستگی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. ٹھیک ہے ہاشم، میں شادی کے لیے راضی ہوں. آخر اس نے ہاں کر دی تھی. وردہ اور ہاشم نے ایک ہونا تھا. ہاشم کو شادی کا بے صبری سے انتظار تھا. وردہ پالڑ پر تیار ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی. ہاشم بھی دلہا بن کر بارات کی تیاریاں کر رہے تھے. بارات وغیرہ پہنچ چکی تھی مگر وردہ کا کچھ پتہ نہیں تھا. 1 گھنٹہ ہو چکا تھا بارات کو بیٹھے ہوئے. پالر کال کی تو معلوم ہوا کہ وردہ جا چکی ہے. یہ بات سن کر ہاشم کے فوراً سے کان کھڑے ہوئے تھے. اس نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وردہ کو تو کوئی لینے بھی نہیں گیا تھا. ابھی پریشانی پڑنے لگی تھی. کیا سمجھا تھا مس وردہ، تم اس پروفیسر کے ساتھ شادی رچا لو گی اور مجھے بھول جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں ارباز خان ہوں، ارباز نام ہے میرا. میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے بال کھینچ کر اسے فرش پر پٹک رہا تھا. ارباز پلیز مجھے جانے دو، میری آج شادی ہے. وہ دلہن بنی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھی. ایسے کیسے جانے دوں؟ تمہارے سو کالڈ پروفیسر شوہر نے اس دن پورے کالج کے سامنے بے عزتی کی تھی نا، مجھے تھپڑ مارے تھے نا، ان سب تھپڑوں کا حساب تم دو گی. اس کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارا تھا. ہاشم ادھر بہت پریشان تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وردہ گئی تو گئی کہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. پولیس بھی اپنی تلاش جاری رکھ رہی تھی. محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شاید وردہ بھاگ گئی ہے. کس کس کا منہ بند کروایا جا سکتا تھا. ہاشم نے ہر جگہ چھان مارا مگر وردہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ پریشان ہو کر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. اچانک سے اس کے دماغ میں کچھ خیال آیا تو اس نے فوراً سے پولیس کو کال کی تھی. پولیس بھی فوراً ڈھونڈتی ہوئی ارباز کے ٹھکانے پر پہنچ چکی تھی. ارباز کو ہر وقت گرفتار کر لیا مگر وردہ کی حالت بہت بری تھی. اس کی پریشانی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی. اور ہاشم نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً سے اسے قریب کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا. فوراً اسے قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا مگر وردہ کو بالکل ہوش نہیں تھا. ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اسے زہر کی مقدار دی گئی ہے اور زہر والے انجیکشن لگائے گئے ہیں. ان کی جان کو بہت خطرہ ہے. یہ بات سن کے ہاشم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اس ذلیل انسان نے وردہ کو زہر والے انجیکشن کیوں لگائے تھے؟ اور ہاشم کو خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ کاش وہ خود وردہ کو لینے جاتا تو آج اس حال میں نہ ہوتی. وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا. ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے. باقی سب تو ٹھیک تھا مگر زہر والے انجیکشن اس کی باڈی میں بہت زیادہ لگائے گئے تھے. انہوں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا تھا اور صرف یہی کہا تھا کہ بس دعا کریں، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی. باقی خدا کی مرضی، خدا کے کیے کو کون روک سکتا ہے. آخرکار ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد وردہ کو ہوش نہیں آیا تھا. وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور ہاشم اور سارے گھر والے وہاں موجود تھے، صرف اور صرف وردہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. ہاشم کو معلوم نہیں تھا کہ ارباز اس حد تک جا سکتا ہے. ایک معمولی سے بدلے کے لیے وہ اس کی جان لے سکتا ہے. وہ ڈاکٹر سے بے بسی سے پوچھ رہا تھا. ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے. جب بھی جاتا وہ اس سے خاموش پڑی ہوئی نظر آتی تھی. وہ ہمیشہ چنچل شوق سی لڑکی شرارتیں کرتے ہی نظر آتی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تھی. یہ بات ہاشم کے دل کو چبھ سی رہی تھی. آج اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا، اس سے باتیں کرنے لگا تھا. پلیز اٹھ جاؤ نا، دیکھو مجھے ڈانٹو، مجھ سے بات کرو، بولو نا کچھ تو کہو. وہ باتیں کر کے پریشان ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی تھی. ارباز نے فوراً سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے. وردہ پلیز اٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور تم سو رہی ہو.
ऐसे भी भला कोई करता है। थोड़ी देर बाद वर्दा ने आंखें खोली, मगर वो खामोशी से इसे देख रही थी। 3 हफ्तों बाद आज वर्दा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो ज़ाहिरी तौर पर तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन इसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी और हाशिम को ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। वो काफ़ी देर बैठकर इससे बातें करता रहता और वर्दा खाली निगाहों से इसे तकती रहती थी। वर्दा, खुदा के लिए कुछ तो बोलो, करो, कुछ तो बोलो ना। इसके सामने बैठा हुआ इसके बाल सहलाते हुए इससे बातें कर रहा था। आज इसने ज़ुबान खोली थी, मगर आज इसकी आंखों में बहुत आंसू थे। मैंने सब ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो जब बोलती थी सिर्फ यही बोलती थी कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ तो कहो ना, मुझसे बातें करो ना, मुझे बताओ, तुम मुझ पर रोब जमाओ ना, कुछ तो बोलो। इसकी आंखों की नमी साफ करते हुए फिक्रमंदी से कह रहा था, मगर वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। हाशिम ने प्यार से इसे अपने सीने से लगा लिया था। देखो वर्दा, जो कुछ हुआ भूल जाओ, शायद खुदा को यही मंजूर था। मुझे नहीं मालूम था कि अरबाज इतना ख़तरनाक है, इससे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। बस तुम ठीक हो जाओ, तुम ज़िंदगी की तरफ लौट आओ ना। मुझे वो शरारती सी वर्दा चाहिए। वर्दा इसके सीने पर सर रख के फूट फूट कर रो रही थी। वर्दा का बहुत ख्याल रखता था, रोज़ सुबह इसके पास रहता और तभी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी। आज वो दोनों खामोश बैठे थे तो वर्दा ने ना चाहते हुए भी फरमाइश कर दी थी, हाशिम मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। सच में तुम्हें आइसक्रीम खाने जाना है? अभी चलें? तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। नहीं, कल चले जाएंगे। नहीं, चलो अभी चलते हैं। हाशिम ज़बरदस्ती से उठाता हुआ गाड़ी की तरफ ले गया था। वो हाशिम का हाथ पकड़े हुए गाड़ी तक आई। हाशिम ने दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी में बैठ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है रात के इस वक्त। नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। वो इसे दिलासा देने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुँच गए थे। हाशिम ने इसकी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि एक अचानक से मांगने वाली के करीब आकर खड़ी हो गई और बार बार इससे मांगने लगी। हाशिम जो ऑर्डर देने गया हुआ था अभी तक नहीं आया था। वर्दा बहुत डर रही थी, पीछे रहें, वो आते ही तो आपको पैसे देते हैं, मगर वो मांगने वाली इसके करीब आती जा रही थी। अचानक से वर्दा ने चीखना शुरू कर दिया था। हाशिम भागता हुआ इसकी तरफ आया। ये मुझे मार देगी, ये मुझे मारेगी। वो इसे देखकर इशारे करने लगी, लेकिन वो औरत अचानक से वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। हाशिम ने इसे सीने से लगा लिया था। कोई भी नहीं मारेगा, अपने अंदर से डर निकाल दो। वर्दा, घर चलें, अभी घर चलें। इसका सांस फूलने लगा था। हाशिम ने फौरन से इसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसे घर लेकर आ गया। आज हाशिम से वर्दा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इसने प्लान कर लिया था कि वो कुछ अरसे के लिए इसे आउट ऑफ कंट्री लेकर चला जाएगा। इसने फ़ौरन से इसकी टिकट्स और अपनी टिकट्स बुक करवाई और अमेरिका के लिए निकल गया था। अमेरिका जाते वो कुछ फ्रेश हुई थी, जो इसकी पाकिस्तान में इसको डर बैठा था वहाँ से निकल गया। वो खूबसूरत से पहाड़ों को देखती हुई मुस्कुरा रही थी। मुझे बचपन से ऐसे बर्फीले पहाड़ बहुत पसंद है। अच्छा जी? हाँ जी, और मुझे मेरी वर्दा इन पहाड़ों में हंसती मुस्कुराती भी बहुत पसंद है। आहिस्तगी से इसे अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत भरा लम्स इसके गालों पर छोड़ने लगा और वो इसकी मोहब्बत में अपनी आंखें मूंद गई थी। एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। जिंदगी की तमाम तलखियां भुलाकर इसने खुद को हाशिम के सपुर्द कर दिया था।